ठीक है, बढ़िया सा चैप्टर है, आसानी सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जिसको थोड़ा थोड़ा पुराना आता है ना उसका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी, सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे पहली जो टर्म है ना, पहले मैं इसे ही उठाता हूँ कि भाई वर्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे अपन वर्क की बात करेंगे। ठीक है, वर्क कह लो, इसे वर्क डन कह लेते हैं कोई कोई लोग, वर्क डन कह लो, वर्क कह लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं वर्क डन के बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली वर्क डन जो होती है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। वर्क डन जो है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है ना, जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी जूल। क्या यूनिट होती है इसकी? एसआई जूल। ठीक है बेटा, पूरा सेशन में अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बढ़िया नोट्स बनाने बाद में अपने को ये वीडियो देख के। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट होती है अपनी जूल होती है भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो, देखो जरा मैथमेटिकली वर्क डन को डिफाइन कैसे करा जाता है, सुने जरा, ऐसे डिफाइन करा जाता है। मैंने बोला कि मान लीजिए ये धरती माता है, मैंने बोला मान लीजिए ये क्या है बेटा? धरती माता है। ठीक है, और धरती माता पे ये डब्बा रखा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे कोई फोर्स लगा कर ना, कोई फोर्स लगा कर आप क्या कर रहे हो? कुछ एंगल पे मान लो आपने फोर्स लगा रखा है और आप इसे आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मैंने बोला मान लो मैंने कोई फोर्स लगाया और उस फोर्स के प्रभाव में ना इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया ds वेक्टर। ठीक है, ds से यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ds से मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ। तो सुनो, मैथमेटिकली द वर्क डन इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली द वर्क डन इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली the work done is defined as, the work done is defined as, देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसलिए मैं छोटा सा वर्क डन लिख रहा हूँ dw। ठीक है, w से दिखाते हैं वर्क डन को। ठीक है, फिजिक्स में w से दिखाते हैं वर्क डन को, पर छोटा सा वर्क डन है इसलिए मैं छोटा सा dw दिखा रहा हूँ आगे, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसलिए छोटा सा वर्क डन ऐसे डिफाइन किया जाता है। बेटा सुनना, बस ये डेफिनेशन मुझे याद रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या डेफिनेशन है? एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ये दो वेक्टर का। वर्क डन क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, है ना। तो छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ डी एस कॉस थीटा। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है सन्नाटो? यस सर। एफ डी एस कॉस थीटा। वहां पर एफ क्या है? एफ है फोर्स। ds क्या है बेटा? ds है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ds क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है? अब सुनो, यहाँ तो जो पार्टिकल है ना, मैं अगर बोल दूं कि मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो अभी तो इस पर्टिकुलर केस में तो डब्बा सिर्फ आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है, ना तो ऊपर y में जा रहा है और ना z में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सिर्फ x में जा रहा है। तो यहाँ पर तो dx वेक्टर की जगह मुझे dx i कैप भी लिख देना चाहिए, है ना। पर जानते हो जो ds वेक्टर होता है ना, ds वेक्टर इज डिफाइंड एज दिस, ds वेक्टर इज इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz के कैप। कोई भी वेक्टर ऐसे तो लिखा जाता है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। उसमें ये जो dx है ना, ये है x डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। जो dy है ना, ये है y डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। ये जो dz है ना, ये है z डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस बिल्कुल, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हारे पास मम्मी का समय, तुम्हारे पास मम्मी का समय। उसके बाद में कुछ दो चार फनी बातें बताऊंगा तो सर। यस सर। dw इज इक्वल टू क्या डिफाइन करा मैंने? f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू क्या आया? f ds cos ऑफ थीटा। और ये थीटा किस किस के बीच में है? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये है फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है ना, वो थीटा है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जरा ध्यान सुनो, तो मैं कुछ अच्छी बात बताता हूँ। सुनो, कुछ अच्छी बात बताता हूँ, सुनो भाई। मान लो मैं ट्रेन से मैं कहीं जा रहा था। ठीक है, मान लो मैं दिल्ली जा रहा था और मैं दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। ठीक है, मैं ट्रेन से उतरा दिल्ली स्टेशन पर और मेरे पास हाथ में ना बहुत हैवी बैग था। ठीक है, बहुत भारी बैग था मेरे पास। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा, कुली आ गया, बोला सर सामान उठवाना है क्या? मैंने कहा उठवाना है। तो भाई साहब कुली ने, ये कुली था मान लो, ठीक है, ये कुली था। कुली ने क्या करा? अपने सर पर ऐसे मेरा बैग ऐसे रख लिया। ठीक है, अपने सर पर मेरा बैग उसने ऐसे रख लिया। मैंने कहा ठीक भाई रख लिया, ऐसे बैग रख लिया उसने। ठीक है, और कुली आगे चल पड़ा। ठीक है, कुली ने क्या करा? अपने सर पर मेरा बैग रख लिया,
m मास का मान लो बैग था और कुली आगे चल पड़ा। अब मेरी बात सुनो, देखो डब्बा जो है वो कहाँ फोर्स लगा रहा है, कुली के ऊपर नीचे फोर्स लगा रहा है ना, तो कुली भी ऊपर फोर्स लगा रहा होगा उतना ही, ताकि डब्बे को आराम से होल्ड कर सके, है ना। ये mg फोर्स, कुली कहाँ लगा रहा है, कुली फोर्स लगा रहा है ऊपर, ठीक है, कुली कहाँ फोर्स लगा रहा है, ऊपर। अरे क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। कुली कहाँ फोर्स लगा रहा है, ऊपर। और कुली चल कहाँ रहा है, आगे। कुली चल कहाँ रहा है, आगे, ठीक है। और भाई साहब कुली ने स्टेशन के बाहर मेरा सामान ले आया और स्टेशन के बाहर सामान लाके मुझे बोला लाओ सर पैसे, लाओ सर पैसे। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैं हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो उसके बाद मुझे जूते भी पड़े, कोई बात नहीं। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या करा, कुली मेरे को बोला लाओ सर पैसे। मैंने बोला काई चीज़ के पैसे बे? तो कुली बोला सर मैं आपका सामान लेके आया हूँ सर, सर आप अंदर उतरे थे सर ट्रेन से, मैं आपका सामान लेके आया सर बाहर तक ऐसा। तो मैं बोला फिर क्या चीज़ के पैसे? तो बोला सर मैंने आपके लिए काम करा है सर। तो मैंने बोला क्या काम करा है बे तूने? बोला सर मैं आपका सामान उठा के लाया हूँ। तो मैंने कहा काम ही नहीं करा तूने। फिर मैं उसको समझाने लगा, देखो मैं उसको क्या फिजिक्स समझाने लगा। मैं बोला कि भाई देखो, मैंने कहा देखो मैं हूँ फिजिक्स का मास्टर, और फिजिक्स में देखो क्या होता है, फिजिक्स में ऐसे होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बोला मेरे को नहीं पता क्या ये एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मैंने कहा सुन तो सही, फिर पता चलेगा तुझे, ध्यान सुन। तो कुली मेरी बात सुनने लगा, क्या कि मैंने बोला कुली को भाई तूने फोर्स लगाया ऊपर, तू चला आगे, ठीक है, तूने फोर्स लगाया ऊपर और तू चला आगे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अरे यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, है ना। तो एफ डी एस का एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का क्या मतलब है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा, है ना, एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। और थीटा कितना है, 90, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। मतलब ने कुली ने कोई काम नहीं करा, कुली ने मेरे कान के नीचे मारा एक, पैसे डला इधर यार, है ना, तो बोल। यस सर। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहां पर जो फिजिक्स है वो रियलिटी से थोड़ी सी हट जाती है। असली बात बताओ, क्या कुली ने काम करा है कि नहीं करा? कुली ने काम करा है ना, कुली ने काम करा है, पर फिजिक्स क्या कहती है कि कुली ने काम नहीं करा। तो अभी तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो अपन तो फिजिक्स की बात मानेंगे कि कुली ने कोई काम नहीं करा। और मेरे लिए आज के बाद वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। कोई तुमसे पूछ ले कि वर्क डन होता क्या है, तो आप उसे ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे करके देंगे कि भाई व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, ठीक है, व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन देन द वर्क इज सेट टू बी डन। क्या तुम्हें बात समझ आई? अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही तो कोई काम करा हुआ माना नहीं जाएगा। पर क्या असलियत में मैंने काम करा है? यस सर। हाँ, रियलिटी में तो मैंने काम करा है, पर फिजिक्स कहती है कि कोई काम नहीं हुआ। अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो कोई काम करा हुआ माना नहीं जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? सन्नाटो आया कि नहीं आया? पक्की बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर समझ आया तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि when we apply a force on a body, when we apply a force on a body and it gets displaced, then the work is said to be done, और अगर डिस्प्लेस नहीं हुई तो कोई काम करा हुआ माना नहीं जाएगा। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? यस सर, है ना। और कोई पूछ ले कि भाई मैथमेटिकली काम बताओ, मैथमेटिकली क्या होता है, तो मैथमेटिकली मुझे पता ही है। एंड मैथमेटिकली सुनो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ताकि तुम बाद में जब नोट्स बनाओगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लो भाई, ये है वर्क डन, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड, सैंड लिख दिया मैंने, ये तुम समझ जाना, एंड है ये, तो ये क्या है, एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, जो भी इसकी पोजीशन थी, देन द वर्क इज सेट टू बी डन, ठीक है। और मैथमेटिकली वर्क डन कैसे डिफाइन किया जाता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, या फिर पूरा वर्क डन ऐसे भी लिख दिया जाता है कभी कभी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फिर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और वहां पर डी एस क्या है, डी एस है ये, डी एस क्या है, डी एस वेक्टर इज दिस, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? अभी तक की बात अच्छे से समझ आई है क्या? यस सर। अब मेरी बात सुनो, देखो और तुम एग्जांपल बताता हूं जहां पर कोई काम करा हुआ नहीं माना जाता, हालांकि काम हो रहा है पर फिर भी नहीं माना जाता। सुनो जरा ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो। मैंने बोला, हाँ बेटा बोल।
Sir, we can also write now W equals to Fs cos theta. हाँ बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल, इसमें तो कोई शंका वाली बात है ही नहीं, है ना। ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल इसको कि एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है ना, तो क्या लिखा जाएगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, इसमें तो कोई शंका वाली बात है ही नहीं, है ना। क्या बात समझ आई है? जैसे इसको लिख देते थे एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। नहीं आया मैं Yes, क्या sir. बोला? यस सर आ जाओ, सुनो, अगर समझ आया है तो आप सुनो, देखो मैंने बोला कि मान लीजिए यहाँ पर ना एक ऐसे पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे ये पेंडुलम की मेन पोजीशन है और ये है ऐसे पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम समझते हो ना, वो रस्सी से नीचे गोला बांध के लटका देते हैं और फिर वो गोला ऐसे ढ्याऊं 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 ऐसे कर रहा होता है ना, यस सर है ना। ये मान लो ये अपना पेंडुलम है मान लो, ठीक है, तो पेंडुलम ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है ना, पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, और टेंशन कहाँ लग रही है रस्सी में, टेंशन तो यहाँ लग रही है ना। दिस इज टेंशन, नो सन्नाटो, यस सर दिस इज टेंशन, नो, ये टेंशन है, और कहाँ गायब हो गया, ये रहा, ये टेंशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यार तुम्हें नहीं आया 90 यार, degree. तो वर्क डन बाय Yes. टेंशन कितना आया, वर्क डन बाय टेंशन, 0 0 0 Zero. वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा, 0। इसमें कोई परेशानी Zero. वाली बात Zero. नहीं है यार, हाँ ना तो बोल दो यार, यस Yes, सर sir. की बात एकदम, कोई गड़बड़ तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर, सोच लो। No, अच्छा और sir. सुनो, एक और एग्जांपल No, बताता हूँ, sir. एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक और एग्जांपल। मैंने बोला मान लो ये है अपने सूरज चाचा, ठीक है, मैंने बोला मान लो ये है अपने सूरज चाचा, सूरज चाचा समझते हो ना, ये मान लो अपने सूरज चाचा हैं, ठीक है, ये अपने सूरज चाचा हैं, और सूरज चाचा के चारों तरफ मुझे पता है कि धरती माता ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, सूरज चाचा के चारों तरफ धरती माता घूमती रहती है। ये हो गई मान लो अपनी धरती माता, ठीक है, ये हो गई अपनी धरती माता। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, तो ये हो गई धरती माता। अच्छा, धरती माता और सूरज चाचा के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। Gravity. उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती माता हमेशा इसके चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। ये है अपने सूरज चाचा, ठीक है, ये है अपने सूरज चाचा, ओके, और ये है धरती माता, ठीक है। तो धरती माता और सूरज चाचा के बीच में ये हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Yeah. GM1 Yes, sir. M2 divided by G m1 R r square. स्क्वायर। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था यार? Yes, यस sir. सर कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये। अरे हाँ ना तो बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स? पढ़ा अच्छा, ग्रेविटेशनल Yes, फोर्स पढ़ा था। sir. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती माता हमेशा सूरज चाचा की चारों तरफ घूम रही होती है। अब मेरी बात सुनो, देखो तो धरती माता का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? धरती माता का डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है, धरती माता का डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है। तुम यहाँ पर मान लो अगर धरती माता यहाँ पर होती तो धरती माता का डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता, है ना, और फोर्स लग रहा है यहाँ पर, है ना, फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है हमेशा? 90. 90, है ना, थीटा 90। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना हो गया? 0 जीरो। 0 0. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया बेटा? 0। इसमें कोई Zero. परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर अच्छा, तो अब तक मैंने तुमको 3 एग्जांपल ऐसे बताए भाई, एक तो कूली का सामान लेके चलना, एक धरती माता का सूरज चाचा के चारों तरफ घूमना, और एक इसके क्या बोलते हैं पेंडुलम में टेंशन। भाई साहब Pendulum. तीनों जगह अपना वर्क डन जो है वो कैसा है? 0 है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस या सर तुम्हारे Yes, तो Yes, sir. सन्नाटो, हाँ ना तो बोलो। आ गया Yes, sir. sir. अच्छा भाई बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो अब अगर मुझे समझ आ गया है, मुझे टेंशन, मुझे वर्कडन की थोड़ी थोड़ी फील भी आ गई है कि भाई वर्कडन ऐसा होता है, मुझे वर्कडन की डेफिनेशन भी अगर याद हो गई है, मुझे मैथमेटिकल डेफिनेशन भी अगर याद हो गई है, तो मुझसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया तुमसे? सवाल तुमसे ये पूछा गया, सुनना जरा ध्यान से, सवाल लिखो, अब जरा सवाल लिखो, सवाल लिखो कॉपी के अंदर लिखो। अ फोर्स, सवाल लिखो, अ फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप plus 2k cap is applied on a body, is applied on a block, is applied on a block, is applied on a block to take it from 1, 2, 1 to 3, 4, 3। ठीक है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पर लेकर गए हो। ठीक है, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स।
find out the work done, find out the work done by the force, find out the work done by the force. चलो मैं करके दिखाऊं अब एक सवाल ऐसा, एक सवाल मैं करके से दिखाऊं कर फिर तुम लेंगे। करोगे। यस सर। खुद करेंगे सर। छोटा सा वर्क डन डिफाइन कर लेना। छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। एफ की वैल्यू तो अपने पास है ही सीधा, क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट डी एस वेक्टर क्या है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, ये छोटा सा वर्क डन है। चलो पहले डॉट प्रोडक्ट तो करो। i का i के साथ कितना आता है 1, i डॉट i कितना आता है 1, और बाकी सारे मिसमैच वाले 0। वेक्टर में पढ़ाया था तुमको, वीडियो अगर तुमने देखी है तो तुम्हें आता है भाई साहब। i कैप डॉट i कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या है 2dx प्लस j कैप डॉट j कैप क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3dy 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 2dz 2, और ये आया dz। तो ये तो छोटा सा वर्क डन है। पूरा वर्क डन निकलने के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, है ना, इंटीग्रेट कर दें। सुनो, ये इंटीग्रेशन किसका है, x का है, और x की लिमिट कहाँ देखो, x को 1 से लेकर और 3 तक लेकर गए हो ना, तो 1 से और 3 तक की लग गई लिमिट। ठीक है, y में 2 से लेकर और 4 तक, तो 2 से लेकर और 4 तक की लग गई लिमिट। इसमें y 1 से लेकर और 3 तक, तो 1 से लेकर और 3 तक की लग गई लिमिट। सामने इंटीग्रेशन वर्क डन हो गया। तो वर्क डन क्या आया भाई 2 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन, और 1 से और 3 तक की लिमिट। ठीक है, 3 बाहर और y का इंटीग्रेशन, और 2 से और 4 तक की लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी 3 था ना, यहाँ पर भी 3 था ना। ठीक भाई, तो ये 3, अच्छा 3 था कि 2 था, वो है सर। 2 था ना, हाँ 2 था, 2 था। तो 2 बाहर और इंटीग्रेशन dz, और कहाँ से कहाँ तक की लिमिट 1 से और 3 तक की लिमिट। बस हो गया। dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x आता है ना। dx का इंटीग्रेशन क्या आता है भैया, x आता है। इसीलिए बोला था पहले इंटीग्रेशन सीख लो भैया, इसीलिए सिखाया था शुरू में, ताकि तुम यहाँ ना मारो। x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 1 2, 2 दूनी 4, प्लस dy का इंटीग्रेशन y 4 माइनस 2 2, और 3 दूनी 6, प्लस z का इंटीग्रेशन z, और ये आया 3 है 2, बेटा 6 नहीं आया करेक्ट 2, और ये आया 4, तो 6 और 4 10, और 4 14, तो 14 जूल आंसर। सर ऑल्टरनेटिवली आप फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को Exactly वैसे भी सबट्रैक्ट कर सकता है, करके F फिर vector उसके dot S बाद vector ऐसे भी कर डॉट सकते प्रोडक्ट हैं। ले सकते हो ना। बिल्कुल 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 ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। पर मैं चाहता था बच्चे इसी मेथड से करें ताकि आगे दिक्कत ना आए। यार तुम्हें आया तो है ही नहीं यार, आ गया सर। पक्की बात एकदम। सुनो एक और मेथड जो सूर्य ने बताया मेथड सही है, पर मैं जानबूझ के नहीं चाहता था तुम उससे करो, मैं चाहता था तुम्हारा इंटीग्रेशन पे हाथ अच्छा हो, इसलिए इससे करवाया। सुनो भाई, आप यहाँ से और यहाँ तक लेकर गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, एस वेक्टर। सीधा करो ना, x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 2, तो 2i कैप, प्लस 4 माइनस 2, तो कितना आया 2j कैप, प्लस 3 माइनस 1, तो कितना आया 2 और k कैप। लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और फोर्स वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप। तो लो भाई वर्कडन सीधा निकाल लो ना। वर्कडन क्या आ गया, f वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो वर्कडन क्या आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4, 14 जूल। बोलो क्या आंसर आया। यस सर। कईयों के तोते उड़ गए हैं, पता नहीं ये क्या करवा रहा है। बेटा अगर इसमें किसी को दिक्कत आ रही हो ना, तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक इंटीग्रेशन को ढंग से नहीं सीखा है, इसका मतलब है कि उसने वेक्टर्स को ढंग से नहीं सीखा है। तो अगर तुम्हें दिक्कत आ रही हो, मुझे क्लास खत्म होने के बाद बता देना कि सर कौन सी वीडियो देखूं जो कि मुझे ये समझ आ जाए, तो मैं तुम्हारे को वेक्टर वाली और इंटीग्रेशन वाली वीडियोज़ के लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और उन वीडियोज़ को अच्छे से देखना, उसके बाद तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बोलो क्या मेरी बात समझ आई है तुम्हें, मैं क्या बोला। यस सर। सन्नाटा। यस सर। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। अगर थोड़ी भी दिक्कत आए मुझे बता देना कि सर आज का पढ़ाई में मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी। अब मुझे पता है कि अगर बच्चे को ये निकालना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे को वेक्टर नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि बच्चे को इंटीग्रेशन करना नहीं आता है। तो पहले इंटीग्रेशन और वेक्टर निकालना सीखना पड़ेगा। अब तुम सोच के देखो, क्यों मैं तुमको पहले 1 महीने सिर्फ गणित ही पढ़ाता रहा। मैंने तुमको पढ़ाया नहीं यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन तुमको कम से कम नहीं तो 15-20 दिन बाद जाकर पढ़ाया होगा। तो पहले तुमको 15-20 दिन में तुमको गणित ही पढ़ाता रहा। गणित इसलिए पढ़ाता रहा क्योंकि बेटा गणित का बहुत रोल है फिजिक्स में। और पहले लेक्चर में तो सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स नाम से मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने तुम्हें बताया भी था कि गणित का क्या रोल है ना। तो अगर गणित नहीं आएगा तो फिजिक्स आने वाली नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है तुम्हें।
Yes, sir. आओ सुनो, देखो Yes, sir. अगर तुम्हें ये बात समझ आई है तो एक सवाल चलो अब तुमसे करवाते हैं। अब आ जाओ, देखो तुम दोनों मेथड में से चाहो कोई सा मेथड यूज कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो खुश होता हूँ जब बच्चा इस मेथड से करता है तो, क्योंकि ये मेथड कई जगह और इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो चाहो तो तुम इससे भी कर सकते हो, ये भी तो फॉर्मूला ही है, ये तो प्रॉपर मेथड ही है, पर आंसर से मतलब है अपने को, तो ठीक है। आ जाओ, जब पेपर में करना हो ना तब इस मेथड से कर लेना, और अभी जब प्रैक्टिस करनी हो तो इससे कर लो, ताकि तुम्हारा हाथ थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ आओ, देखो सुनो, फिर से वही सवाल, सेम सवाल बिल्कुल एकदम, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। मैंने बोला कि किसी बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स लगाया जा रहा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और बॉडी को 0, 1 और 3 से 1, 4 और 5 तक लेकर जाया गया है, ठीक है। और वर्क डन बताओ, बोला गया वर्क डन बताओ, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। गलत नहीं करेगा कोई बच्चा भाई, चैट बॉक्स में लिख देना हो गया। आंसर, चैट बॉक्स में आंसर लिख देना। मैं तो कहता हूँ इंटीग्रेशन करके करने का प्रयास कर, देख थोड़ा तेरा हार्ट सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंटीग्रेशन से तो एक ने भी नहीं करा, पर आंसर सबके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगे मैं तुम्हें फंसा दूंगा, बिना इंटीग्रेशन के होगा नहीं फिर वो। अरे हुआ है क्या तुमसे? हो गया भाई, बहुत बच्चों से हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। आ जाओ, देखो यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया जाए, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया बोलो? ये आया 1 - 0 i कैप, तो i कैप प्लस 4 - 1 तो 3j कैप प्लस 5 - 3 तो 2j कैप, ठीक है। चलो आ जाओ, और फोर्स तो मुझे पता ही है ना। तो वर्क डन क्या लिखा मैंने? सीधा लिखा f वेक्टर और डॉट s वेक्टर। तो वर्क डन क्या आया? f वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो i और i डॉट i तो -1 और प्लस j डॉट j 1 तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6। भाई तुम्हारा गलत आ गया कि नहीं? सही आया है। कितना आया? 11 जूल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 11 एक नंबर है ना? 11 नंबर है, तो 11 स्केलर है कि वेक्टर है? अच्छा, माइक्रोफोन ऑफ करना भूल गया था क्या मैं? अच्छा यहाँ आ जाओ, सुनो जरा, देखो ध्यान से देखो, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो तो क्या करा मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया, i - 0 i कैप, है ना, 4 - 1 3 j कैप, 5 - 3 2 j कैप, ठीक है। तो ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो वर्क डन क्या आया? f वेक्टर डॉट s वेक्टर आया 11 जूल। मुझे एक बात बताओ, 11 नंबर स्केलर है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है? 11 स्केलर होती है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। देखो आंसर स्केलर आया ना? यस सर। हाँ ना तो बोल दो यार, यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। सोच लो, यस सर। कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? यार No, हाँ sir. तो बोलो यार। अब आ जाओ, सुनो देखो, और करते हैं थोड़ा सा, वैरायटी चेंज करता हूं मैं। देखो आ जाओ, सुने जरा ध्यान से, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत बढ़िया लगेगा सन्नाटो। आओ, टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक, ये धरती माता है, ओके। और धरती माता पर यहाँ पर है एक डब्बा, ठीक है, यहाँ पर है एक डब्बा, और डब्बा है 2 किलो का, और डब्बा है 2 किलो का, ठीक है। बोला गया कि एट t = 0 उसकी रफ्तार है 0, ठीक है। मतलब अभी चल नहीं रहा डब्बा, बिल्कुल भी चल नहीं रहा है अभी, है ना। उसके बाद तुमने क्या करा? तुमने उसके ऊपर एक ऐसे फोर्स लगा दिया, भाई साहब 10 न्यूटन। तुमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन भाई साहब 37 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर? 37 डिग्री के एंगल पर। तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द वर्क डन इन 2 सेकेंड। कर दो, अगर तुम्हें समझ आ गया है तो तुम कर सकते हो। फाइंड आउट द वर्क डन इन 2 सेकेंड। यस सर। अच्छा सुनो, आ जाओ, देखो सुनो, मैं कराता हूँ, बहुत बढ़िया भाई। मुझे एक बात बताया कि भैया 10 का ये जो कंपोनेंट है ना, ये कितना है? 8 न्यूटन, और 10 का ये जो कंपोनेंट है ये कितना है? 6 न्यूटन। क्या तुम्हें बात समझ आई?
मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. इस डब्बे को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 8 न्यूटन, 10 न्यूटन या ये 6 न्यूटन? 8 न्यूटन. 8 न्यूटन. 8 न्यूटन जिम्मेदार है। तो भाई साहब 8 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये 4 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना। तो जब एक्सेलरेशन Constant. कांस्टेंट होता है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? यस सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और शुरू में रफ्तार थी 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्प्लेसमेंट आया 1/2 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 मीटर। तो भाई साहब वर्कडन कितना आया? वर्कडन आया 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। क्या तुम्हें बात समझ आई? कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है यार। Yes, आना तो sir. बोल दो यार, तुम्हें नहीं आया। एक सवाल और yes, बिल्कुल sir. इसके जैसा ही, कोई बच्चा गलत नहीं yes, करेगा। sir. गलत कर दो शीशे के सामने खड़े होकर रोना बिल्कुल एकदम। आ जाओ यहाँ आ जाओ। कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, जो गलत करेगा शीशे के सामने खड़े होकर रोना, मैं ही ऐसा क्यों? 10 किलो 100 न्यूटन 53 डिग्री। थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दूं क्या? चलो रुक जाओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ। फाइंड वर्क डन इन 4 सेकेंड कर दो। हाँ जी, हुआ तुमसे? अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चों का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी चली गई, बाकी कुछ खास बात नहीं थी इसमें, है ना? Yes, sir. है ना, कोई खास बात नहीं थी इसके अंदर। आ जाओ, सुनो, देखो जरा ध्यान से देखो। तो भैया अगर ये 53 है तो ये कितना है बोलो? 60 न्यूटन। ये कितना है? 60. 80 न्यूटन। 80. आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 60 न्यूटन। तो 60 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया 6, एक्सेलरेशन आ गया 6। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 6 इंटू टी स्क्वायर, 4 चौके 16। तो ये कितना आ गया बोलो? कितना आ गया? 2 3 6 16 16 32 16 3 48 है ना? 48 है ना? तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया 48 इंटू 60। बोलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ 60. गई? Yes, sir. पक्की Yes, बात sir. एकदम? यस सर। सोच लो। Yes, sir. अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, आ जाओ हल्का सा। एक चीज और जोड़ देता हूँ, एक चीज और जोड़ देता हूँ। लो भैया आ जाओ। देखो, मैंने बोला कि डब्बा है भैया 10 किलो का, ठीक है, और मैंने बोला कि आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर। मैंने बोला कि आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर, बोला गया 10 न्यूटन। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। बोला गया ये जो एंगल है ना, 10 न्यूटन नहीं, थोड़ा फोर्स ज़्यादा ले लेते, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि फोर्स आप लगा रहे हो मान लो 50 न्यूटन, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो आप 50 न्यूटन, और एंगल है 37, ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कॉफिशेंट है, जो फ्रिक्शन कॉफिशेंट है वो है 0.5, ठीक है, वो है 0.5। तो मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है मामला। आपको सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो कर दो। वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन का, सही करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट, अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया सवाल, हल्का सा ना ट्रिकी हो गया थोड़ा सा। इसके लिए पहले हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा, और पहले और फिर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तब आएगा ये सवाल। करो जरा एक बार, देखें जरा कौन कौन बच्चा कर पाता है इसे। घबराना नहीं बिल्कुल भी एकदम, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो चैप्टर में बहुत कुछ करना है, इसमें तो मजेदार चैप्टर है ये। अच्छा तुम कहो तो मैं कराऊं? अरे बोलो।
हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। करवा दो सर। करवाऊँ? देख सुन बेटा, एक बार सुन, देख ध्यान से देख। तो मैंने क्या देखा कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल 37 था ना, तो ये फोर्स कितना हुआ 40 न्यूटन, और ये हुआ 30 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करनी है तो नॉर्मल की बात तो करनी पड़ेगी। नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, ऊपर लग रही है नॉर्मल, तो नॉर्मल कितनी आई 70 न्यूटन, है ना? तुम्हें नहीं आया यार, नॉर्मल कितनी आई 70 न्यूटन, तो नॉर्मल अगर 70 न्यूटन आई तो फ्रिक्शन कितना लगा 35 न्यूटन। यस सर। नहीं आया, यस सर। पक्की बात एकदम। अब सुनो आगे जरा ध्यान से। से, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, अरे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, और कितना लग रहा होगा 35 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हुआ 5, नेट फोर्स कितना हुआ 5, और 5 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/2 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। अब अच्छा मैंने सुनो ये नहीं दिया था ना, टाइम नहीं दिया था यार, टाइम देना चाहिए था मुझे। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द टाइम इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड ऐसा मुझे देना चाहिए था। ठीक है, अब सुनो, तो एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना आया डिस्प्लेसमेंट, कितने में निकालना है 2 सेकंड में ना, तो 4, ये हुआ 1 मीटर, ये हुआ 1 मीटर। अब पूरी बात सुनना, अब पूरी बात सुनना, क्या बोला? फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अरे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना आएगा बोलो? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना आएगा 35 इंटू 1, तो कितना आया 35 जूल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। बेटा अगर मैं ये बोल देता सवाल में कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो क्या लिखते तुम? 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 जूल। यस सर। उड़ गए तोते, लास्ट में नहीं आया सर। है ना? हाँ वो मैंने देना भूल गया ना, टाइम देना भूल गया, इसलिए गड़बड़ हो गई होगी। बोलो क्या बात समझ आ गई? यस सर। नहीं सवाल सर, कई तरीके से पूछा सकता था। सवाल पूछता कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द 40 न्यूटन। बेटा दोबारा बता देता हूँ, सुन देख, नेगेटिव नहीं होगा देखो सुनो जरा ध्यान से देखो बेटा। तो मैंने बोला ये 50 न्यूटन है ना, सर, नेगेटिव नहीं होगा तो ये हुआ 40 न्यूटन। बेटा सुनो जरा एक बार, ये हुआ 40 न्यूटन। अच्छा हाँ नेगेटिव हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, इसमें भी थोड़ी सी जोल झाल है, इसमें भी मैं बताता हूँ क्या होगा ये, इसमें सुनना। देखो सुनो, ये हुआ 40 न्यूटन, ये हो गया 30 न्यूटन। ठीक है, तो ऊपर ये नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, ऊपर लग रही है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल क्या आ जाएगी 70 न्यूटन, 100 माइनस 30 है ना, नॉर्मल आ गई। तो फ्रिक्शन आ जाएगा 0.5 से मल्टीप्लाई करके 35 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, तो नेट फोर्स कितना हुआ 40 माइनस 35, नेट फोर्स हुआ 5, और 5 इज इक्वल टू डब्बे का ही मास इंटू डब्बे का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 1/2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4। डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर। ठीक है, अब सुनो, सूर्य ने बिल्कुल सही बात कही, मेरी बात सुनो बेटा। हमेशा हम लोग क्या करते हैं भाई, जल्दबाजी में नहीं करना। वर्क डन हमेशा क्या होता है, वर्क डन होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, मतलब FS cos ऑफ थीटा, है ना। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो, तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, अरे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो दोनों में एंगल कितना है 180। अरे दोनों में एंगल कितना है बेटा 180, यस सर। है ना। तो cos 180 कितना होता है, यस सर। cos 180 कितना होता है Zero. -1 आंटी। मास cos 180 कितना -1, अरे cos 180 कितना -1, तो जो वर्क डन है ना ये -35 जूल आएगा। कितना आएगा -35 जूल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। यार तुम्हारे तोते तो नहीं उड़ गए ना? नहीं सर अभी नहीं पक्की उड़े। बात एकदम, सोच लो, झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा यार, यस सर। सोच लो एकदम अच्छे से, हाँ ना तो बोलो। यस सर। चलो भाई ठीक है, अगर समझ आया तो भाग जाओ, फिर कल की चर्चा करेंगे फिर कल। ठीक है, ये सेशन मैंने रिकॉर्ड करा है, अभी मैं YouTube पर इसे डाल देता हूँ, कोई बच्चा जो नहीं जुड़ पाया होगा उससे जुड़ के इसे देख सकता है। ठीक है, चलो जाओ, भाग जाओ, बाय बाय, टाटा, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय, बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर।